हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस आज हम आपको एनवायरमेंटल साइंस का यूनिट 3 पढ़ाएंगे। यूनिट 1 और यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपने वो सब वीडियोस देख ली हो। एंड आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो एनवायरमेंटल साइंस की बुक है उसका क्या नाम है, पर्यावरण अध्ययन सहायक सामग्री। जिसमें यूनिट 3 आता है हमारा, वो आता है प्राकृतिक संसाधन। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन हैं जो प्रकृति से लिए गए हैं और कुछ संशोधन के साथ उपयोग किए जाते हैं। इसमें वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग, सौंदर्य मूल्य, वैज्ञानिक रुचि और सांस्कृतिक मूल्य जैसे मूल्यवान विशेषताओं के स्रोत शामिल है। पृथ्वी पर इसमें सौर प्रकाश, वायुमंडल, जल, भूमि, सभी खनिज के साथ साथ सभी वनस्पति और पशु जीव अंतर्गत हैं। मतलब कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। प्रकृति से हमें क्या क्या मिलता है, सब कुछ ही प्रकृति से मिलता है। हवा, वायु, ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, सब कुछ। तो इसमें जो हमारा आता है प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन भी एक हमारा प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका फर्स्ट पार्ट जैसे कि हमारा आता है भूमि संसाधन। किसी क्षेत्र या क्षेत्र के भीतर शामिल भूमि को भूमि संसाधन कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि योग्य भूमि, चारागाह भूमि, कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, वन भूमि, बंजर भूमि, पड़ती भूमि आदि शामिल है। मतलब जितनी भी प्रकार की भूमि होती है वो सब किस में आती हैं, भूमि संसाधन में आती है। इस उपलब्ध भूमि पर मनुष्य विभिन्न क्रियाकलाप करता है। मनुष्य क्या करता है, इसमें फसलें उगाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, अलग अलग तरह की फसलें उगाता है। सब तरह के काम किस पे करता है, भूमि पे करता है। तो आज अब फिर आता है हमारा खनिज संसाधन। वैज्ञानिक शब्दावली में खनिज का तात्पर्य एक ऐसे अजैव पदार्थ से है जो एक विशिष्ट रासायनिक संगठन रखता हो तथा उसके कणों के मिश्रण से लेकर शेल रचना होती हो। सामान्य सभी खनिज रवेदार होते हैं। खनिज पदार्थ संसार के सबसे अधिक मूल्यवान संसाधन में से एक है। जो खनिज संसाधन जो होते हैं उसके बारे में बताया गया। अब आता है हमारा मृदा। मृदा क्या होती है, भूमि होती है, मिट्टी। मृदा किस होते हैं, मिट्टी को कहते हैं। मृदा कई ठोस, तरल और गैसीय पदार्थ का मिश्रण है जो भूमपट्टी के सभी ऊपरी स्तर पर पाई जाती है। जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के एक लंबी अवधि तक बने रहने के मृदा का निर्माण होता है। भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। फलस्वरूप फसलों, घासों तथा पेड़ पौधों में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर वहाँ की मृदा चेंज होगी तो पेड़ पौधे भी चेंज होंगे, घास भी चेंज होगी, सब कुछ चेंज होगा, मृदा चेंज होगी। तो अब आती है हमारी फसलें। फसल या सदी किसी समय चक्र के अनुसार वनस्पति या विश्व पर मानवों व पालतू पशुओं के उपयोग के लिए उगाकर काटी गई तोड़ी जाने वाली पैदावार को कहते हैं। मसलन गेहूं की फसल तब तैयार होती है जब उसमें दाने पककर पीले हो जाएं। उसके खेतों में उग रहे समस्त गेहूं को पौधों को काट लिया जाता है और उनके कणों को अलग कर दिया जाता है। आम की फसल भी किसी बाग के पेड़ों पर आम पकने लगते हैं। बिना पेड़ों को नुकसान पहुंचाए फसलों को तोड़कर एकीकृत किया जाता है। अब फसलें कितने प्रकार की होती है, देखिए। खाद्य फसलें। खाद्य फसलें कौन कौन सी होती है, गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा और दलहन आदि। नकदी फसलें होती हैं गन्ना, तंबाकू, कपास, जूट और तिलहन आदि। वृक्षारोपण फसलें होती हैं कॉफ़ी, नारियल, चाय, रबड़ आदि। बागवानी फसलें फल और सब्जियां। फिर आता है हमारा प्राकृतिक वन उत्पाद। हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में इस प्रकार की घास और झाड़ियाँ शामिल हैं। अब आता है हमारा औषधीय पौधे। औषधीय मतलब दवाई, और औषधि का क्या मतलब होता है, दवाई को औषधि बोलते हैं। तो औषधीय पौधे कौन से होते हैं, मुसब्बर, तुलसी, नीम, हल्दी और अदरक जैसे औषधीय पौधे कई सामान्य बीमारियों का इलाज करते हैं। देश के कई हिस्सों में इन्हें घरेलू उपचारों के रूप में भी माना जाता है। ये ज्ञात तथ्य है कि बहुत से उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन में तुलसी का उपयोग दवाइयाँ, काली चाय, पूजा और अन्य गतिविधियों से कर रहे हैं। अब आता है हमारा वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग का मतलब उन सभी उद्योगों से हैं जो वन क्षेत्रों तथा वन क्षेत्रों तक पहुंच पर निर्भर करते हैं, जिसमें इमारती लकड़ी खनन, पर्यटन, मधुमक्खी पालन, जंगली फूल, जुन्ना, बीज एक करना और बुनियादी कच्चे माल शामिल है। लेकिन इनमें इतने समय सीमित नहीं है। फिर आता है हमारा भूमि आवरण। भूमि आवरण किसे कहते हैं, देखिए। भूमि आवरण द्वारा किसी क्षेत्र के विशेष के धरातल पर वर्तमान अवघटनाओं, चाहे वे प्रकृति हो अथवा मानवकृत को संसूचित किया जाता है। उपग्रह छाया चित्रों और हवाई चित्रों के अनुप्रयोग ने भू आवरण के अध्ययन को और अधिक सरल बनाया है और उसके अनुप्रयोग का बढ़ावा दिया गया है। अब आता है हमारा भूमि उपयोग में बदलाव। भूमि उपयोग परिवर्तन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक परिदृश्य को प्रत्यक्ष रूप से बस्तियों,
वाणिज्यिक एवं आर्थिक उपयोग तथा वानिकी गतिविधियों जैसे मानव प्रेरित भूमि उपयोग के लिए परिवर्तित किया जाता है। मतलब कि एक भूमि को मानव की उपयोगिता के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जाता है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, भूमिचरण और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में समग्र वातावरण को प्रभावित करता है। फिर आता है हमारा मृदा निम्नीकरण अवकर्षण। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा के उर्वरता के ह्रास के रूप में प्रभावित किया जाता है। इसमें मृदा की पोषण स्तर गिर जाती है। मृदा निम्नीकरण में क्या होता है, मृदा की जो पोषण स्तर होती है वो गिर जाती है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारक मृदा अवकर्षण है। फिर आता है हमारा मृदा अपरदन एवं मरुस्थलीकरण। मृदा की सबसे ऊपरी परत के नष्ट होने की क्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जो उसकी ऊपरी परत होती है वो नष्ट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, मृदा अपरदनकरण कहते हैं। ये क्रिया तेज हवा व जल के बहाव के फलस्वरूप होती है। दोनों ही क्रियाएं प्राकृतिक रूप से घटित होती हैं। वह ऊपरी उर्वरक मृदा सतह को उड़ाकर या बहाकर अन्य स्थानों पर ले जाती हैं। अब आते हैं निम्नीकरण के कारण। निम्नीकरण के कौन कौन से कारक होते हैं वो देखिए। निम्नीकरण वह स्थिति है जो वनों के विनाश या निरंतर कटाई से उत्पन्न होती है, कि जो हमारे वन होते हैं उनकी जो कटाई हो जाती है उससे उत्पन्न होती है। अब इसका कारण देखिए। वन्य जीवों एक वनस्पतियों के आवास को नष्ट होना, मृदा अपरदन से शीघ्र मृदा का विनाश, मृदा अपरदन एवं अतिवृष्टि की स्थिति में बाढ़ आना, घास के मैदानों का नष्ट होना, पर्यावरण संतुलन में अनिश्चित होना, ये सब उसके कारण है मृदा निम्नीकरण के। अब आता है हमारा खनन एवं बाढ़ निर्माण का पर्यावरण, वनों, जैव विविधता एवं जनजातियों पर प्रभाव कैसे पड़ा है वो देखिए। बड़े बांधों ने कई मछलियों और अन्य जलीय प्रजातियों के विलुप्त होने, बाढ़ के मैदानों में पक्षियों के गायब होने, जंगल, आधार भूमि और कृषि भूमि के भारी नुकसान, तटीय डेल्टाओं की क्षरण और कई अन्य अपरिवर्तनीय प्रभावों को जन्म दिया है। खनन का आशय है कि धरती को खोदकर खनिज एवं अन्य पदार्थों को निकालना। इसका पर्यावरण पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भूमि से पेड़ पौधों को काटा जाता है। भूमि खोदेंगे तो पेड़ तो कटेंगे ही। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत जल के संरक्षण में रुकावट होती है तथा भूस्खलन, मलबे का जमाव, मृदा अपरदन और नई भूमि आकृतियों का निर्माण किया जाता है। फिर आता है हमारा जल संसाधन। अभी हमने भूमि संसाधन पढ़ा था, हम पढ़ेंगे जल संसाधन। जल संसाधन क्या होता है देखिए। प्रकृति एवं कृत्रिम संसाधन के रूप में ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, और जो मानव द्वारा निर्मित हो कृत्रिम संसाधन कहलाते हैं। मतलब जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, और जो हमें मानवों से मिलते हैं, इंसानों से मिलते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, कृत्रिम संसाधन कहते हैं। प्रकृति वह वस्तु है जो प्रकृति के जादू से बनी हो। किसी भी प्रकृति चीज़ की छेड़छाड़ हानिकारक होती है, और एक मानव निर्मित चीज़ एक मानव और उनके कामों द्वारा बनाई गई चीज़ होती है। इसे एक ऐसी चीज़ के रूप में भी जाना जाता है जो कृत्रिम और मानव निर्मित है। अब आता है हमारा जल का उपयोग। मनुष्य जल को विभिन्न कार्यों में प्रयोग करते हैं, जैसे इमारतों, नहरों, घाटी, पुलों, जलघरों, जलकुंडों, नालियों एवं शक्ति घरों आदि के निर्माण में। जल का अन्य उपयोग खाना पकाने, सफाई करने, गर्म पदार्थ को ठंडा करने, वाष्प शक्ति, परिवहन, सिंचाई व मत्स्य पालन आदि कार्यों के लिए किया जाता है। अब आते हैं हमारा भूमिगत एवं धरातलीय जल संसाधन का अत्यधिक दोहन। भूमिगत जल के अतिदोहन से भारत के विभिन्न क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा, दक्षिण राजस्थान, उत्तरी गुजरात व तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में भूमिगत जल के स्तर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो भविष्य के लिए हानिकारक है। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से सदाबहारी नदियाँ भी सूखी रह गई हैं। जो मतलब सदाबहारी नदी जहाँ पे हमेशा पानी रहता था वो भी क्या हो गई है, भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से सूखी पड़ गई हैं। अब आता है बाढ़। भारत विश्व का दूसरा बाढ़ प्रभावित देश है। भारत एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई निश्चित भूक्षेत्र स्थायी रूप से जलमग्न हो जाता है और जनजीवन प्रभावित हो जाते हैं। बांध टूटना, जल तरंगों की गति बढ़ना, मानसून की अधिकता आदि भौतिक हानि, इमारतों व घरों का जलमग्न होना, जन स्वास्थ्य को नुकसान, बाढ़ में बीमारी फैलने का खतरा, फसलों और खदान पूर्ति पर प्रभाव, इसके कुछ बुरे प्रभाव हैं। बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, बहुउद्देशीय भूस्खलन शिविर, इंजीनियरिंग द्वारा स्वीकृत ढांचे बनाना। अब आता है हमारा सूखा। सूखा पानी की आपूर्ति से लंबे समय तक कमी की घातक घटना होती है, चाहे वह वायुमंडल से हो या फिर पानी से हो, सतह का पानी हो या फिर भूजल हो। सूखा महीनों या वर्षों तक रह सकता है और इन 15 दिनों के बाद घोषित किया जा सकता है।
ये प्रभावित क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र और कृषि पर काफ़ी प्रभाव डाल सकता है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। जहाँ पे बाढ़ हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, वहाँ पे सूखा भी हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो दोनों ही नहीं होनी चाहिए फसलों की जगह पर, वरना हमारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। अब आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय जल विवाद। नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम 1956। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदियों घाटियों के जल का प्रयोग, बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के मध्य किसी विवाद के निर्णय हेतु एक स्थायी न्यायाधिकरण के गठन की शक्ति को प्रदान किया जाता है। मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जल विवाद हुआ था, जल के ऊपर विवाद किया था सरकार ने, उसके बारे में बताया गया है। अब आते हैं हमारा ऊर्जा संसाधन। पहले हमने पढ़ा था भूमि संसाधन, फिर जल संसाधन, फिर हमने पढ़ा ऊर्जा संसाधन पढ़ेंगे अब हम। ऐसे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा स्रोतों का वर्गीकरण किया गया। अब देखिए परंपरागत प्रयोग के आधार पर नंबर ए आता है हमारा परंपरागत स्रोत। जलावन, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और बिजली। गैर परंपरागत स्रोत के सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास को प्रमुख। तो परंपरागत स्रोत क्या होता है? जलावन होता है, उपले होते हैं, कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, प्राकृतिक गैस और बिजली। ये सब किस में आता है? हमारा परंपरागत स्रोत में आता है। गैर परंपरागत स्रोत में क्या आता है? आज पुनरुपयोगी और गैर परंपरागत स्रोत के दायरे में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन ईंधन, मतलब जितनी भी गैसें होती हैं, भूत तापीय ऊर्जा, ये सब किस में आती है? गैर परंपरागत स्रोत में आती है। सेकेंड नंबर आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। इसके अंतर्गत मत्स्य जीव, पशुधन, मनुष्य, पक्षी आते हैं। मतलब जितनी प्रकार के पक्षी होते हैं वो आते हैं, मनुष्य आते हैं। अजैव संसाधन हमारे वातावरण में उपस्थित वैसे सभी संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त नहीं है अर्थात निर्जीव अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण चट्टान, पर्वत, नदी, तालाब, समुद्र, धातुएं, हवा, सभी गैस, सूर्य का प्रकाश आदि, ये सब क्या होती है? अजैव संसाधन होते हैं। नंबर 3 आता है हमारा सतत उपलब्धता के आधार पर। सतत विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधन दोहन, आर्थिक, ऊर्जा, कृषि और औद्योगिक नीतियों का निर्माण इस तरह के विकास के लिए किया जाता है जो आर्थिक, सामाजिक और जैविक तीनों स्तर पर सतत या अनिवार्य जारी रहे। मतलब कि आपको ना तो आर्थिक कोई नुकसान हो, ना सामाजिक और ना ही जैविक, तीनों कार्य अच्छे से हो सके। फिर आता है हमारा बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताएं। प्रतिरोध, परिशोधन, ऊर्जा आवश्यकताओं को बढ़ाने, शरीर में वसा द्रव्यमान को कम करने और स्वस्थ वृद्ध लोगों में चयापचय सक्रिय उत्तक द्रव्यमानों को बनाए रखने का एक प्रभावी तरीका है और वृद्ध वयस्कों के लिए वजन नियंत्रण कार्यक्रमों के सहायक के रूप में उपयोगी हो सकता है। मतलब कि प्रतिरोधन जो हमारी ऊर्जा शक्ति होती है वो हम बुजुर्गों में या फिर एक नौजवानों में कैसे बढ़ा सकते हैं वो बताया गया है। अब आता है हमारा कोयला। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के रूप में कोयला अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुल प्रयुक्त ऊर्जा को 35% से लेकर 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। कोयले से अन्य दहनशील तथा उपयोगी पदार्थ भी प्राप्त किए जाते हैं। ऊर्जा के अन्य स्रोतों में पेट्रोलियम तथा उसके उत्पाद का नाम सर्वोपरि है। विभिन्न प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। जैसे कि पीट में कितनी होती है, देखिए पीट भी कोयले का प्रकार होता है। देखिए कोयले के निर्माण से पहले की अवस्था होती है, इसमें कार्बन की मात्रा 27% से भी कम होती है तथा ये कोयला स्वास्थ्य के लिए दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक होता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। एक आता है लिग्नाइट। ये कोयला भूरे रंग का होता है तथा ये स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 28 से लेकर 30% तक होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मतलब ये जो होता है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। फिर आता है हमारा बिटुमेंस। ये कोयला भी अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है। इससे कार्बन की मात्रा 77 से लेकर 86% तक पाई जाती है। ये एक ठोस अवसादी चट्टान है जो काली या गहरी भूरे रंग की होती है। इस प्रकार के कोयले का उपयोग भाप तथा विद्युत संचालित ऊर्जा के इंजनों में होता है। इस कोयले में कोक का निर्माण भी किया जाता है। अब आता है हमारा एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कौन सा होता है? देखिए ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला माना जाता है, मतलब कि सबसे अच्छी क्वालिटी वाला, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 94 से लेकर 98% तक पाई जाती है। ये कोयला मजबूत, चमकदार, काला होता है। इसका प्रयोग घरों तथा व्यवसायों में स्पेस हीटिंग के लिए भी किया जाता है। सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। सबसे हार्मफुल कौन सा होता है? लिग्नाइट होता है। ये आपको याद रखना होगा, पेपर में आ सकता है।
अब देखिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस कौन सी होती है। प्राकृतिक गैस जिसे मीथेन गैस या फिर प्राकृतिक मीथेन गैस भी कहा जाता है। रंगहीन अत्यधिक जीवनशील गैसीय हाइड्रोकार्बन जिसमें मुख्य रूप से मीथेन और इथेन होते हैं। ये एक प्रकार का पेट्रोलियम है जो आमतौर पर कच्चे तेल के साथ मिलकर बनता है। किसके साथ मिलकर बनता है? ये कच्चे तेल के साथ। फिर आता है हमारा बायोमास, ये जैव ऊर्जा। ऊर्जा उत्पादन की शताब्दी में बायोमास उन सभी जीवधारी पदार्थों को कहते हैं जो या तो जीवित हैं या फिर कुछ ही समय पूर्व मरे हैं। मतलब ये या तो कोई अभी जिंदा है लेकिन अब कुछ दिनों पहले मरा है, तो उसको क्या बोलते हैं? बायोमास बोलते हैं। बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुराना ईंधन है। इसके अलावा ये सबसे अधिक विविधतापूर्ण भी है। वर्तमान समय में ये ऊष्मा और विद्युत उत्पादन का स्वच्छ एक दक्ष स्रोत भी है। अब आता है हमारा राष्ट्रीय सोलर मिशन। राष्ट्रीय सौर मिशन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और सरकारी और राज्य सरकार की एक पहल है। मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना की कई नीतियां भी में एक है। कार्यक्रम का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के रूप में 11 जनवरी 2010 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 2022 तक 20 गीगावाट के लक्ष्य के साथ किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 100 गीगावाट तक बढ़ा दिया गया था। भारत में 2015 के केंद्रीय बजट में भारत ने 26 मई 2014 को 2750 मेगावाट से 31 मार्च 2017 को 12,248.83 मेगावाट तक अपनी उपयोगिता सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता लगभग 5 गुनी बढ़ा दी थी। तो ये आपने कितनी बढ़ाई थी और कितने नहीं, इसमें आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा। अब आता है हमारा कावेरी नदी जल विवाद। कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में गंभीर विवाद है। इस विवाद की जड़ें भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी तथा मैसूर राज्य के बीच 1892 एवं 1924 में हुए 2 समझौते कावेरी नदी के पानी का बंटवारा तमिलनाडु और कर्नाटक के 2 राज्यों के बीच एक गंभीर संघर्ष का स्रोत रहा है। मतलब कि जो कावेरी नदी थी उसमें जो बंटवारा हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। किसके बीच में लड़ाई हुई थी? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच। फिर आता है हमारा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये कौन से नंबर का है? 2nd नंबर का है। ये नर्मदा नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? इसको आपको याद रखना होगा, ये ज़रूर आएगा क्वेश्चन। नर्मदा नदी पर बना है। 138 मीटर ऊंचा, नींव सहित 163 मीटर लंबाई, 1210 मीटर है। नर्मदा नदी पर बनने वाली 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं और इनका लगातार विरोध होता रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश की बिजली पैदा करना है, लेकिन ये परियोजनाएं अपनी अनुमानित लागत से काफ़ी ऊपर चली गई हैं। अब आता है हमारा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक ऐसा पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। आपको ये चिपको आंदोलन आपने पहले भी पढ़ा होगा। चिपको आंदोलन क्या था कि पेड़ों से लोग जो चिपक गई थी, महिलाएं चिपक गई थी, इसमें सबसे ज़्यादा आंदोलन किसका रहा था? महिलाओं का रहा था। ये भारत के उत्तराखंड का राज्य, उत्तराखंड में हुआ था। ये किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वह राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई की विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ। ये 1 दशक के अंदर एक पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैला था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी कि इसमें स्त्रियों ने सबसे ज़्यादा भाग लिया था, इसलिए सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आगे आई थी। उन्होंने पेड़ों को ऐसे हक कर लिया था जिससे कि पेड़ों की कटाई कोई ना कर सके। अब आता है आपका अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन का नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। पांडुरंग हेगड़े उत्तर कन्नड़ जिले कर्नाटक भारत में से एक पर्यावरण है और उन्हें उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिन्होंने पश्चिमी घाट पर पेड़ों की रक्षा के लिए अपिको आंदोलन शुरू किया था। पेड़ों की रक्षा के लिए चलाया गया था ये आंदोलन, अपिको आंदोलन। अब आता हमारा तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ TBS भारत की एक आंशिक से संस्था यानी कि NGO है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दे पर जागरूक बनाने का काम करती है। श्री राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एक वर्तमान अध्यक्ष हैं। इन्हें मैक्सेस पुरस्कार से सम्मिलित किया जा चुका है। जंगल बचाओ। अब आता है हमारा जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1982 में झारखंड तब बिहार के सिंहभूम जिले में हुई थी। ये साल वृक्षों को टीक से
बदलने की सरकार का फैसले के खिलाफ था। अब आता है गंगा बचाओ आंदोलन। गंगा बचाओ आंदोलन गंगा के समर्थन में भारतीय राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के संतों और लोकप्रिय सामाजिक मामला एक व्यापक गांधीवादी अहिंसक आंदोलन है। इस आंदोलन को गंगा सेवा अभियान पुणे स्थित राष्ट्रीय महिला संगठन यानी कि NWO के अलावा कई अन्य समान विचारधारा वाले संगठनों के कई धार्मिक नेताओं जैसे कि आध्यात्मिक और राजनीतिक, वैज्ञानिक, पर्यावरण, जीव लेखकों और सामाजिक मानदंडों के नैतिक समर्थन मिला था। मतलब कि इसमें जिन्होंने समर्थन किया था वो कौन कौन थे? वैज्ञानिक थे, पर्यावरण जीव थे और लेखक थे। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो जाके आपको जो ये यूनिट नंबर 3 तक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। हमने बहुत शॉर्ट नोट में आपको समझाने की कोशिश की थी। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।